वैसे जब महामहिम राष्ट्रपति महोदय पधारते हैं तो मुख्यमंत्रियों को कोरोना टेस्ट पहले करवाना पड़ता है। मेरा रात में ही हुआ है महामहिम और मैं कोरोना फ्री हूं। अगर आप इजाजत दें तो कम से कम बोलते समय अगर ये हट जाए। वैसे इससे दिक्कत इतनी होती कि कई बार लोगों को पहचान भी नहीं पाते। हमारे सौभाग्य से आज मध्य प्रदेश की संस्कार धानी में पधारे हुए भारत के महामहिम राष्ट्रपति श्रीमान रामनाथ कोविंद जी, मध्य प्रदेश की राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, भारत के मुख्य न्यायाधीश, और हमें गर्व है कि वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के भी मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, आदरणीय शरद अरविंद बोबड़े जी, जस्टिस एन.वी. रमन्ना जी, जस्टिस अशोक भूषण जी, जस्टिस हेमंत गुप्ता जी, जस्टिस श्रीपति रविंद्र भट्ट जी, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के हमारे चीफ जस्टिस आदरणीय मोहम्मद रफीक जी, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव जी, यहां पधारे हुए देश भर से सभी सम्मानित न्यायाधीशगण और न्यायपालिका क्षेत्र के अलग अलग महानुभाव, अधिवक्तागण, उपस्थित सभी गणमान्य गण, बहनों और भाइयों, सबसे पहले मध्य प्रदेश की इस धरती पर मैं आप सबका केवल अपनी ओर से नहीं, मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम को आयोजित करने का सौभाग्य मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ है। मैं सचमुच में आभारी हूं। आज महामहिम राष्ट्रपति महोदय को गणेश जी की प्रतिमा यहां भेंट की गई है। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। हमारे विचारों का ये मंथन जो शिक्षण और प्रशिक्षण बहुत जरूरी है समय पर न्याय देने के लिए, उसके लिए आयोजित है। मैं प्रार्थना करता हूं कि ये मंथन ऐसा हो, चिंतन ऐसा हो जिससे अमृत निकले। और मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से मैं आश्वस्त करता हूं कि मध्य प्रदेश में उस अमृत को जनता तक पहुंचाने में जिस सहयोग की आवश्यकता होगी उस पे हम कसर नहीं छोड़ेंगे। देखिए, जितनी भी व्यवस्थाएं मानव सभ्यता के उदय के बाद बनी हैं, चाहे वो राजनीतिक विचारधाराएं हो, अंततः सबका एक ही लक्ष्य है, मनुष्य कैसे सुखी हो। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, महामहिम, सारी व्यवस्थाएं, उसका केंद्र एक ही है, आम आदमी को हम कैसे सुखी कर पाए। और जब हम आम आदमी की बात करते हैं, व्यक्ति की बात करते हैं, तो दिमाग में एक बात आती है कि व्यक्ति आखिर है क्या। पश्चिम का सोच है कि व्यक्ति शरीर है, 3.5 हाथ के हाड़ मांस का पुतला। अगर शरीर की आवश्यकता हम पूरी कर दें तो मनुष्य सुखी हो जाएगा। और शरीर को चाहिए रोटी, कपड़ा, मकान, भूख लगे भोजन, प्यास लगे पानी, रहने को मकान, आने को जाने को गाड़ियां। ये भौतिक आवश्यकताएं अगर पूरी हो जाए तो मनुष्य सुखी हो जाएगा। रोटी, कपड़ा, मकान, ये सचमुच बुनियादी आवश्यकताएं हैं। ये शरीर की आवश्यकताएं जो पूरी करना जरूरी है। शरीर माध्यम खरु धर्म साधनम, क्योंकि शरीर के माध्यम से ही हम सारे बाकी काम करते हैं। लेकिन भारत का सोच केवल यहां तक सीमित नहीं है। भारत में यह कहा गया कि मनुष्य केवल शरीर नहीं है, शरीर के साथ साथ मनुष्य मन भी है। तो शरीर का सुख तो चाहिए, लेकिन मन का सुख भी चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण मैं मन के सुख का आपको देना चाहूंगा। एक कार्यक्रम में मैं मध्य प्रदेश अविभाजित था, तब छत्तीसगढ़ के हिस्से में गया था। कार्यक्रम में बोलने के बाद ट्रेन आने में समय था, तो एक कमरे में हम लोग विश्राम कर रहे थे। तो हमारे पास कुछ नौजवान एक बुजुर्ग सज्जन को लेके आए कि ये आपसे चर्चा करना चाहते हैं। बुजुर्ग थे, मैंने उठ के उनका सम्मान किया, उनको बिठाया
और मैंने पूछा बताइए, ये काफी पुरानी घटना है। तो उन्होंने कहा कि बेटा देश की हालत कुछ खराब है। तो मैंने कहा बात तो सही कह रहे हैं, सुधार की बहुत जरूरत है। बोले उस खराब हालत से मैं बड़ा दुखी हूं। मैंने कहा व्यथित तो हम भी हैं। बोले मैंने उस व्यथा से व्यथित होकर कुछ पंक्तियां लिखी है, वो मैं तुमको सुनाना चाहता हूं। अब मैंने सोचा ये तो कवि है, कविता सुनने का मूड उस समय मेरा बिल्कुल नहीं था। तो मेरे एक और वरिष्ठ बैठे थे, मैंने उनकी तरफ हाथ किया कि इनको सुनाइए, कविता ज्यादा अच्छी तरह से समझते हैं। तो उन्हें लेटे ही लेटे कहा कि नहीं नहीं आप इनको सुनाओ, शिवराज ज्यादा अच्छे कदरदान है। अब उन्हें कविता सुनाना शुरू किया। कोई कविता सुनाए तो हमको कह नहीं पड़ता वाह क्या भाव है, क्या शब्द है। तो कविता सुनते मैं कहता था वाह क्या शब्द है। कविता खत्म नहीं हो रही थी तो मैंने पानी का हाथ, मेरे गिलास मेरे हाथ में आया, एक एक घूंट पानी कह पी के मैं कह रहा था वाह क्या शब्द है। और ये कहते कहते मेरी नजर मेरे मित्र से मिली तो वो मुझे फंसा हुआ देख के मुस्कुरा रहे थे। उनको मुस्कुराते हुए देख के मुझे भी हंसी आ गई और मेरे मुंह का पूरा पानी कवि जी के मुंह पर चला गया। मुझे ठसका लगा, आंख में पानी, नाक में पानी, बड़ी देर में सामान्य हुआ। फिर मैंने सोचा कि कहेंगे क्या, इसलिए मुझे कुछ नहीं सूझा। तो दोनों हाथ जोड़ के घुटने टेक के उनके सामने बैठ गया और मैंने कहा मुझे क्षमा करें, मुझसे बड़ी गलती हो गई। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं बेटा, तुम तो अगली पंक्तियां सुनो। ये जो अगली पंक्ति सुनाने का सुख है, इसको कहते हैं मन का सुख। संगीत, कला, साहित्य, अलग अलग चीजें जो मनुष्य को आनंदित करती है, प्रसन्न करती है, तो वो सुख भी चाहिए। तीसरा सुख है बुद्धि का सुख, वो शिक्षा से आता है, उसके डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन चौथा सुख है आत्मा का सुख। और सचमुच में आत्मा का सुख मिलता है न्याय से। और वो न्याय किसी भी क्षेत्र में हो, शासन के द्वारा हो, प्रशासन के द्वारा हो। और अंततः जब कहीं नहीं मिलता तो वो न्यायपालिका की शरण में जाता है। पहले जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं आई थी तो अपनी अपनी अलग अलग व्यवस्थाएं थी, राजा भी करते थे। लेकिन अपने यहां तो पंच को ही परमेश्वर कहते थे, गांव में पंचायतें फैसले करती थी। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रवेश के बाद फिर यूरोपीय न्याय व्यवस्था का प्रवेश हमारे देश में हुआ और तब आपराधिक और सिविल कानूनों का संहिताकरण हुआ। उसके विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा, आप समझते हैं। विधि स्थिर भी हुई और निश्चित भी हुई, लेकिन उसकी व्यापकता और उसकी जटिलता लगातार बढ़ती चली गई। आज एक बात मैं गर्व के साथ कहता हूं कि भारत की न्यायपालिका को वो प्रतिष्ठा प्राप्त है। आम आदमी, मैं मुख्यमंत्री होने के बाद भी कह रहा हूं, एक बार प्रशासन पर भरोसा ना करे, सरकार पर भरोसा ना करे, लेकिन उसको यह विश्वास है कि न्यायपालिका से हर हालत में हमको न्याय मिलेगा। भारत की न्यायपालिका, मैं गर्व के साथ कहता हूं, दुनिया की सबसे अधिक प्रतिष्ठित न्यायपालिकाओं में से है। और अभी नीरव मोदी वाले मामले में जब नीरव मोदी ने यह कहा कि नहीं मुझे वहां न्याय मिलेगा, तो लंदन की अदालत ने कहा कि भारत की न्यायपालिका की अपनी प्रतिष्ठा है, ये सारी दुनिया जानती है। समय के साथ साथ हम जानते हैं कि न्याय देने में जटिलता है। पहले केवल क्रिमिनल और सिविल के मामले होते थे, लेकिन अब तो साइबर क्राइम के अनेकों पक्ष है, जिस पर हमें केवल न्यायपालिका को नहीं, प्रशासन को, पुलिस को भी कई तरह की तैयारियां करनी पड़ेगी। दक्ष मानव संसाधन हमें चाहिए और दक्ष मानव संसाधन के साथ साथ हमको कई आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग हमको करना पड़ेगा। तो उस दिशा में भी हम प्रयासरत हैं। केवल एक बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, जो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, हम सब जानते हैं, लेकिन करने के लिए कुछ विशेष प्रयासों की आवश्यकता है। एक, न्याय कैसे जल्दी मिले। दुनिया भर में कहा जाता है देर से मिलने वाला न्याय न्याय नहीं है। और हम जानते हैं कि हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, नीचे हो, काफी केस पेंडिंग है। अभी हमारे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से हमारी बातचीत हो रही थी, तो कोरोना काल में 3 लाख और बढ़ गए। ये बात भी सही है कि पद कम है और इसलिए उनको सृजित किया जाना चाहिए। तो वो मध्य प्रदेश सरकार की अपनी जवाबदारी है, वो भी हम पूरी करेंगे। लेकिन जल्दी न्याय कैसे मिले, सस्ता न्याय कैसे मिले, क्योंकि कई बार अधिवक्ता साथी भी हमारे बैठे हैं, गहने और जेवर गिरवी रख के भी विशेषकर सिविल के जो मामले पीढ़ियों तक चलते रहते हैं। सस्ता न्याय, त्वरित न्याय, सुलभ न्याय कैसे मिले, इस दिशा में ठीक परिणाम प्राप्त करने के लिए हमको दक्ष हमारे न्यायाधिपति भी चाहिए और बाकी भी जो मानव संसाधन लगता है वो चाहिए। और उस दिशा में मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो चिंतन हम करेंगे उसमें से निश्चित तौर पर जो निष्कर्ष निकलेगा वो बहुत अच्छा निकलेगा। मैं एक बार आप सबका हृदय से स्वागत करते हुए इतना ही मैं कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार
अपनी तरफ से जो भी निष्कर्ष निकलेंगे उनको जमीन पर उतारने में हाई कोर्ट के साथ मिलकर कोई कसर नहीं छोड़ेगी। पहले भी हमने विनम्र प्रयास किए हैं और आगे भी हम अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। एक बार फिर मध्य प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर में रेवा तट पर आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम, नमस्कार। धन्यवाद माननीय। जब भी भविष्य को देखने की इच्छा हो तो इतिहास से सीख लेना जरूरी है। पुस्तकें तो साधन है जिसके माध्यम से हम विभिन्न संस्कृतियों के बीच पुल का निर्माण कर सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम में संपूर्ण भारत के और मध्य प्रदेश के न्यायिक इतिहास से संबंधित 2 अद्वितीय ग्रंथों के हिंदी संस्करणों का विमोचन होने जा रहा है। सर्वप्रथम भारत के प्रधान न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति श्री शरद अरविंद बोबड़े जी से अनुरोध है कि वे ग्रंथ भारत के न्यायालय अतीत से वर्तमान तक का विमोचन करें और इस ग्रंथ की प्रथम प्रति माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी को भेंट करें। भारत के न्यायालयों की सांस्कृतिक विरासत को पुनर्जीवित करने के आपके द्वारा उठाए गए कई कदम वास्तव में इस विरासत को आगे ले जाने के लिए इस तंत्र और युवा पीढ़ी को आशा और वचन देते हैं। आपके ये प्रयास इन बहुमूल्य ग्रंथों के रूप में चिरकाल तक हमें प्रेरित करते रहेंगे। और अब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति श्री